सुषमा अपनी दोनों बहुएं अंजलि और बेला के साथ रहती है। एक रोज, अरे अंजलि और बेला बहू, सिर्फ यहीं पर खड़ी रहोगी या फिर मेरी सहेलियों के लिए नाश्ता पानी भी लाओगी? माफ कीजिए माँ जी, अभी लाते हैं हम। और बहनों, बताओ कैसा लग रहा है मेरा घर? रिनोवेशन के बाद तुम दोनों पहली बार आई हो ना, इसीलिए पूछ रही हो। हाँ सुषमा, तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तो एकदम नया सा बन गया है। हाँ सुषमा, नजर ना लगे तेरे घर को। सच में बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की है तूने हर जगह पर। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। ये लीजिए काकी, आपके लिए चाय, और ये रहा नाश्ता। खास आप दोनों के लिए मटर की कचौरियाँ बनाई है हमने। अरे वाह, हमें तो बड़ी ही भूख लग रही थी। अच्छा हुआ जो तुम दोनों ने ये सब बना दिया। तो फिर पेट भर कर खाइए काकी, और लगे तो बता देना। जरूर। वैसे अंजलि बेटा, तुम्हारे कपड़े में अक्सर देखा करती हूँ, बहुत सुंदर होते हैं। अरे आजकल की बहुएं तो बस जीन्स और टॉप ही पहनती रहती हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक तू है जो इतने संस्कारी और हमारे जमाने के कपड़े पहनती हैं। बहुत खूब बेटा, लेकिन मुझे तो बेला का पहनावा ही अच्छा लगा। ये पुराने और नए जमाने के फैशन को एक साथ जोड़कर एकदम अच्छे से पहनती हैं। देखो तो इसके कपड़े कितने मस्त लग रहे हैं। वैसे बुरा मत मानना बेला, लेकिन ये कुर्ती कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लग रही है। देखते तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कुर्ती सिर्फ नाम के लिए ही कुर्ती है। अरे कोई बात नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और हाँ, मैं जानती हूँ कि ये कुर्ती थोड़ी बोल्ड स्टाइल है, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोल्ड और मॉडर्न कपड़े पहनना ही पसंद करती हूँ। ये पुराने जमाने वाले आंटी जी टाइप कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसीलिए मैं वैसे कपड़े कभी नहीं पहनती। अरे बेला, तुम मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रही हो? इसका तो यही मतलब हो सकता है कि तुम मेरे सिंपल और साधारण कपड़ों को आंटी जी टाइप कपड़े बोल रही हो। हाँ तो जो है वही बोल रही हूँ ना। अरे तुम्हारा फैशन तो एकदम आउटडेटेड है कि उसके बारे में मैं और क्या ही कह सकती हूँ। वक्त के साथ थोड़ा बदलना भी तो सीखो और अपने फैशन में थोड़ा बदलाव लाओ। मैंने तुम्हारा सुझाव नहीं मांगा है, तो अपनी ये विशेष टिप्पणियां अपने पास ही रखो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझ पर किस तरह का फैशन सूट होता है। अपनी संस्कृति को बरकरार रखना चाहिए, और आगे जाकर भी मैं ऐसे ही पुराने स्टाइल वाले ही कपड़े पहना करूंगी। फिर चाहे मुझे कोई आंटी जी कहे या कोई गवार कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना इतरा कर कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना? अरे तुम दोनों अब बस भी करो। ये मेरी सहेलियां भी ना कुछ कम नहीं है। अरे तुम दोनों का पहनावा अपने अपने हिसाब से अच्छा ही है, और मैं तुम दोनों के पहनावे को बेहद पसंद करती हूँ। इसलिए ये तू मैं बंद करो और जाओ, जाकर अपना अपना काम करो। पर माँ जी, मैंने कहा ना अंजलि, अंदर जाओ। ठीक है माँ जी। सुषमा की बातों से वो दोनों चुप हो जाती हैं और अंदर जाकर अपना काम करने लगती हैं। उनकी ननद नैना दूर से ही ये सब देख लेती है और फिर वो उनके पास चली जाती है। अरे भाभी, आप दोनों ऐसे रूठे रूठे अच्छे नहीं लगते, कसम पैदा करने वाले की। आप दोनों का फैशन सच में एकदम कमाल धमाल और बेमिसाल है, इसलिए आप दोनों को ऐसे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा मैं तो जब भी आपके कपड़े देखती हूँ तब वो देखकर मैं दंग रह जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत सुंदर होते हैं। इसलिए प्लीज भाभी, अब उदासी छोड़कर जरा मुस्कुराओ। शुक्रिया नैना। अच्छा वो सब छोड़ो और तुम अपना बताओ। कल रात को तुम कितनी उदास थी, आखिर क्या बात है? हाँ नैना, सागर और तुम्हारे भी सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है, लेकिन अब सागर के घर वाले शादी के लिए बेताब हुए जा रहे हैं, और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं हमारे घर वालों को कैसे मनाऊं इस रिश्ते के लिए। माँ और मेरे दोनों भाई कैसे हैं
ये तो आप दोनों अच्छे से जानती हो, इसलिए मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। तुम चिंता मत करो नैना, हम दोनों भी कल माँ जी से बात करेंगे और फिर देखना, वो हमारी बात जरूर मानेगी। हाँ नैना, हम अपने अंदाज में मनाएंगे उन्हें। माँ जी की कमजोरी है खाना, और जिन्होंने उनके लिए बढ़िया खाना बना दिया, वो व्यक्ति उनके लिए बहुत खास बन जाता है। हाँ नैना, अंजलि ने बिल्कुल सही कहा। कल हम माँ जी की पसंद के ही सारे पकवान बनाएंगे और फिर उसके बाद ही तुम्हारे और सागर की रिश्ते की बात छेड़ेंगे। कैसा लगा हमारा प्लान? एकदम मस्त भाभी। भगवान करे कि माँ मान जाए, और एक बार अगर माँ मान गई तो दोनों भाई भी कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन भाभी, आप दोनों ये काम सच में कर लोगी ना? मैं सागर से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उसी के साथ शादी करनी है। अरे हाँ बाबा, तुम बेफिक्र रहो और जरा अच्छा सोचो, फिर सब अच्छा ही होगा। हाँ भाभी, वो तो है। फिर अगले दिन दोनों भाभियां सुषमा की पसंद के पकवान बनाकर उसे परोस देती हैं और उसी बीच में वो दोनों नैना और सागर की बात छेड़ देती हैं। अरे वाह, क्या कमाल के पकवान बनाए हैं ये। इसे खाकर तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वैसे माँ जी, हम दोनों आपसे कुछ बोल रहे थे। वो लड़का एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है और वो नैना से बहुत प्यार भी करता है माँ जी। हाँ माँ जी, वो दोनों पहले कॉलेज में साथ थे और उसके बाद उन दोनों में प्यार हो गया। नैना आपसे ये बात कहने में बहुत डर रही थी कि कहीं आप उस पर चिल्ला ना दो, इसलिए उसने हमें ये बात बता दी। माफ करना माँ जी, लेकिन मेरे हिसाब से नैना के लिए सागर से अच्छा और कोई लड़का मिल ही नहीं सकता। अरे तू माँ है क्या उसकी? नहीं ना, तो तू होती कौन है ये तय करने वाली कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? अरे नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको सुझाव दे रही थी। तुझे दूसरों को फालतू के सुझाव देने के अलावा और आता ही क्या है? चलिए आई मुझे सुझाव देने। अरे माँ जी, आप बस मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो? अरे पीछे नहीं पड़ू तो और क्या करूं? दोनों की दोनों नालायक हो और वो लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है, तो ये शादी कैसे हो सकती है? पर माँ जी, जात से क्या होता है? प्रेम की कोई जात नहीं होती। अब वो दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे में ही उनके जीवन की खुशी है, तो उससे बढ़कर और क्या ही हो सकता है माँ जी। हाँ माँ जी, प्लीज मान जाइए ना। एक बार दुनिया की नजर से नहीं, लेकिन एक माँ की नजर से तो देखिए, क्योंकि ये हमारी नैना की खुशियों का सवाल है, इसीलिए कह रही हूँ माँ जी। अरे चुप रहो तुम दोनों, बहुत चालाक हो। इस बारे में बात करने के लिए खास मेरे लिए तुम दोनों ने ये पंच पकवान बनाए ताकि मैं पिघल जाऊं। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारा मन कर गया, इसीलिए इतने पकवान बनाए हमने। सब समझती हूं मैं, ये बाल यूं ही सफेद नहीं हुए मेरे। कान खोलकर सुन लो और जाकर उस बेशरम को भी बता दो कि मैं उसके और सागर के रिश्ते को स्वीकार नहीं करूंगी और अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। इसीलिए मैं उसके लिए लड़के ढूंढ ही रही हूँ और भगवान जी की कृपा से मैं उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ ही लूंगी, वो भी कुछ ही दिनों में। लेकिन माँ जी, आप उसकी खुशियों के खिलाफ क्यों जा रही हो? एक बार सागर से मिलकर तो देखिए ना, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसका घर परिवार भी एकदम अच्छा है। हम सब जानते हैं उसके बारे में। और मैं समझती हूँ माँ जी कि आजकल के जमाने में ये सारे नौजवान लड़का लड़की बस टाइम पास के लिए ही रिश्ते रखते हैं, लेकिन सागर वैसा लड़का बिल्कुल नहीं है। वो हमारी नैना की बहुत इज्जत करता है, उसकी हर एक छोटी से छोटी खुशी का भी वो बहुत ध्यान रखता है। हाँ माँ जी, हम दोनों उसकी भाभियां हैं, इसीलिए उसकी इतनी परवाह करते हैं माँ जी, और इसीलिए कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे ना आपके पास। प्लीज मान जाइए ना माँ जी। मैंने कह दिया ना, अब मुझे इसके बारे में और बात मत पड़ा और जाकर कह दो उसे कि उस सागर को अपने दिल और दिमाग से निकाल दे।
और अपनी शादी के लिए तैयार हो जाए। आजकल के लड़कों का तो मुझे कोई भरोसा ही नहीं है, इसीलिए मैं अपने हिसाब से ही उसके लिए लड़का ढूंढने वाली हूँ। बस अब बहुत हो गया, अब तो मुझे उसकी शादी जल्द से जल्द करानी होगी। बेला और अंजलि के इतने समझाने के बावजूद भी सुषमा उनकी कोई बात नहीं मानती और ये जानने के बाद नैना का दिल और टूट जाता है। ओ नो, अब क्या होगा भाभी? माँ जी ने तो मना कर दिया। इसका मतलब मेरी और सागर की लव स्टोरी यही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाभी। मुझे सागर के सिवा और किसी से भी शादी नहीं करनी। प्लीज आप दोनों कुछ कीजिए ना भाभी, प्लीज भाभी। अब हम भी और क्या करें नैना? हमने माँ जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो जानती ही हो ना कि वो कैसी है। एक बार जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। मुझे भी अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब करे तो क्या करें। एक काम कर सकते हैं, भाई है ना, आप दोनों तेज भाई और अतुल भाई से बात करो, शायद वो दोनों मान जाए। और अगर वो दोनों मान गए तो वो माँ को भी मना लेंगे। एक वक्त पर माँ आप दोनों की बात नहीं मानेगी, लेकिन वो भाइयों की बात जरूर मानेगी। हाँ नैना, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। हो सकता है कि अतुल और तेज भाई हमारी बात मान जाए। हाँ अंजलि, और ये हमारे पास एक आखिरी मौका है, तो हम इसे अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों अपने पतियों को मनाकर ही रहेंगे। फिर वो दोनों अपने अपने पतियों से बात करने जाती हैं। लेकिन तभी कुछ भी मत सुनो इन दोनों की। मेरे पास दाल नहीं गली तो ये दोनों तुम्हारे पास चली आई। ये नहीं हो पाएगा। सागर की कास्ट अलग है और हमारी अलग है। और वैसे भी ये आजकल के रिलेशनशिप बस टाइम पास के लिए होते हैं, ज्यादा देर तक नहीं चलते ये। लेकिन तेज, जब ये दोनों इतना कह रही है कि सागर वाकई में एक अच्छा लड़का है, तो एक बार हमें उससे मुलाकात करने में क्या हर्ज है? नहीं अतुल, मिलना तो दूर की बात है, हमें उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। तेज ने बिल्कुल सही कहा। और अतुल, तू उस अंजलि की बातों में मत आ। देख बेटा, मैंने तुम दोनों की अरेंज मैरिज करवाई, इसीलिए तुम दोनों अपने शादीशुदा जीवन में कितने खुश हो। और ये लव मैरिज किसी काम के नहीं होते। मैं अपनी नीना के लिए हीरे जैसा लड़का ढूंढूंगी। आज तो वो रो रही है, लेकिन कल को आकर खुद मुझसे कहेगी कि आपने मेरे लिए सागर से भी कई गुना ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढा है। पर माँ, ये सब इतना आसान नहीं होगा। नैना और सागर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो कुछ तो इज्जत कीजिए उनके रिश्ते की। आखिर एक बार मिलने में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है अतुल, और तू अपना दिमाग मत लगा। माँ है ना, वो सब संभाल लेगी। वो हमसे बड़ी है, इसीलिए हर चीज में उनका तजुर्बा है। फिर 2 दिनों के बाद, अरे क्या हुआ सागर, तुम मुझे यहाँ इस बुटीक में क्यों लेकर आए हो? क्योंकि मैं अपनी होने वाली सुंदर बीवी को सुंदर सुंदर कपड़े दिलाना चाहता हूँ। और ये जो बुटीक है ना, ये टाउन का वन ऑफ द बेस्ट बुटीक है। यहाँ पर सब डिजाइनर कपड़े होते हैं। देखो, तुम्हें जो पसंद है उस पर हाथ रख दो, फिर मैं तुम्हें वो दिला दूंगा। अब हमारी शादी की तैयारी भी तो शुरू करनी है, तो यही से शुरुआत करते हैं। नहीं सागर, हमारी शादी के सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि वो कभी नहीं हो पाएगी। क्या? लेकिन क्यों नैना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फिर नैना सागर को सब कुछ बताती है। नहीं नैना, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताना तो क्या, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज कुछ करो ना। मैं करूँ क्या तुम्हारी माँ से बात, या फिर मैं अपने माँ पापा के साथ आ जाता हूँ तुम्हारे घर पर? क्या पता मेरे माँ पापा से मिलकर उनका फैसला बदल जाए। नहीं सागर, अब कुछ भी नहीं हो सकता। सब खत्म हो चुका है, इसीलिए हमें अब अलग होना ही पड़ेगा। सॉरी सागर, लेकिन मैं अपनी माँ के फैसले के खिलाफ नहीं जा पाऊंगी। और मुझे ये भी पता है कि तुम भी अपनी फैमिली को दुखी नहीं करना चाहोगे, इसीलिए मुझे भूल जाओ सागर।
और दूसरे किसी लड़की के साथ शादी कर लो। मैं भी अपनी माँ के चुने हुए लड़के से ही शादी करूंगी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर दिल पर पत्थर रखकर वो दोनों अलग होने का फैसला ले लेते हैं और उन दोनों के घर वाले उनके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं। अरे निकम्मी, ये क्या पहना है तूने? अगर तुझे किसी पार्टी में जाना होता है तो 10 घंटे पहले ही तैयार होकर बैठती है तू। और आज जब तुझे पता है कि तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो फिर तू ऐसे क्यों बैठी है? अरे तैयार कब होगी तू? बस हो ही रही हूँ माँ, वो रखे हैं ना कपड़े, अभी पहन लेती हूँ मैं। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? इतने सादे से कपड़े पहनकर आएगी क्या तू उन लोगों के सामने? मैं अंजलि और बेला को भेज रही हूँ अंदर, फिर वो तुझे कौन से कपड़े पहनाने हैं ये बता देगी और तू वही पहनेगी। और अच्छे से सज सवर कर आना और जरा चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, नहीं तो जब देखो तब तेरे चेहरे पर 12 बजे हुए रहते हैं, बेवकूफ कहीं की। फिर दोनों भाभियां नैना को तैयार करती हैं और जब नैना को लड़के वाले देखने आते हैं तभी उन्हें देखकर वो हैरान रह जाती हैं। अरे ये क्या? ये तो सागर है। इसका मतलब सागर और उसके माँ पापा ही लड़के वाले हैं। लेकिन ये सब कैसे हो गया? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये हो गया रजत का टिफिन पैक। अरे ये क्या है अनुष्का? तूने रजत को टिफिन में ये पोहे क्यों दिए हैं? ये तो दोपहर तक एकदम ठंडे हो जाएंगे। हाँ तो रजत ऑफिस में उसे गर्म कर लेगा ना, उसके ऑफिस में ओवन भी तो है। लेकिन बहू, दोपहर के खाने में कोई पोहे खाता है क्या? तो उसके लिए कुछ और बना देती ना। ओफो माँ जी, अब आपका और पापा जी का तो व्रत है, और ऐसे में अब कुछ और बनाकर मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊं? इसीलिए मैंने रजत के लिए पोहे बना दिए। और अब जब मैं पापा जी और आपके लिए दोपहर में खिचड़ी बनाऊंगी तभी वो खिचड़ी मैं भी खा लूंगी। तू भी ना एक नंबर की आलसी है बहू, बस सारे काम कम करने के पीछे तुली होती है, जरा सी भी मेहनत नहीं होती तुझसे। देखिए माँ जी, अब आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। अरे ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको बेटे को भूखा रखा है। पोहे से पेट भी भरता है, और अगर एक दिन उसने पोहे खा भी लिया तो कोई आसमान नहीं टूटने वाला। वैसे भी मैं रोज उसके लिए अच्छा ही खाना बनाती हूँ। तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं है, आखिर में तो वही करती है जो तुझे करना होता है। अब त्योहार आने वाले हैं, लेकिन तूने बस ऊपर ऊपर से सफाई की है, अंदर से तो अब भी कई जगह पर धूल जमी हुई है। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ माँ जी, और मैं अकेले इतने सारे काम नहीं कर सकती, इसीलिए जितना करती हूँ उतने में खुश रहो। वैसे भी असली सफाई तो मन की होती है, और इंसान को मन से अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं भी ये बात किसे बता रही हूँ? आप सबके मन में तो पहले से ही मैल है। इस तरह से अनुष्का अपनी सास मिथिला को सुनाकर वहां से चली जाती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब चंदन जी ने इस गधी लड़की का रिश्ता मेरे रजत के साथ पक्का किया। फिर एक दिन, उठ गया गर्भ बेटा, रुक जा, अभी चाय बनवाती हूँ तेरे लिए। हाँ माँ। अरे ओ अनुष्का, जल्दी से मेरे बेटे के लिए चाय नाश्ता बना दे। और गर्भ बेटा, तेरी सीए की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है माँ। आपका तो कोई फायदा नहीं है देवर जी। अरे जाकर अपने भैया के साथ दुकान संभालिए। ये सीए वगैरह की परीक्षा आपसे नहीं हो पाएगी। 26 साल के हो चुके हो आप, लेकिन अभी तक तो बस अपने माँ बाप और भैया के पैसों के सहारे हो। अनुष्का, ये तू क्या बकवास कर रही है? ये तेरा देवर है। हाँ जानती हूँ माँ जी, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही। अरे कब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे देवर जी? अब बस हो गया, अब पैसे कमाओ और घर में दे दो। तुझे उन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
तू कमाकर नहीं खिलाती इसे, और तू खुद भी यहाँ पर अपने पति और हमारे सहारे पर है, इसीलिए ज्यादा मुंह मत चला। रहने दो ना माँ, क्यों खामखा बहस कर रही हो आप? सच कहने पर हर किसी को मिर्ची ही लगती है, अब क्या कर सकते हैं। इतना कहकर अनुष्का वहां से निकल लेती है। फिर एक रोज जब अनुष्का और मिथिला दोनों बाजार में खरीदारी करने जाती है, तभी अरे वाह सेल, मैं तो आज यहाँ से बहुत सारा सामान लेकर जाऊंगी। खुशी के मारे अनुष्का उस दुकान में घुस जाती है, लेकिन भीड़ में फंसी हुई मिथिला अनुष्का को ढूंढ ही नहीं पाती और वो वहां पर खो जाती है। अरे नहीं, हर एक दुकान में देखा, ये अनुष्का कहाँ चली गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। इस बाजार में भी मैं पहली बार आई हूं अनुष्का के साथ। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का अच्छे से खरीदारी कर लेती है और दुकान के बाहर आकर उसे याद आता है कि उसके साथ उसकी सास भी आई थी। ओ तेरे, सेल के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि माँ जी भी मेरे साथ आई है। अरे बाप रे, कहीं वो इतनी भीड़ में खो तो नहीं गई होगी ना? अगर बुढ़िया को कुछ हो गया तो घर वाले मेरे जान ही ले लेंगे। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोल अनुष्का। फिर अनुष्का मिथिला को पूरे बाजार में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। और घर जाने के बाद वो अपने पति रजत और ससुर चंदन को सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों भी बहुत घबरा जाते हैं। क्या? अरे ऐसे कैसे गायब हो गई मिथिला? तूने ध्यान क्यों नहीं दिया उस पर? पापा जी, वहां पे बहुत भीड़ थी और मुझे लगा कि माँ जी तो मेरे पीछे ही है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये माँ भी ना एक जगह पर कभी रुकती भी नहीं। अरे तू अपनी माँ को क्या बोल रहा है? ये सब तेरी बीवी के लापरवाही का नतीजा है। ना जाने अब मिथिला कहाँ पर होगी। फिर रजत और चंदन मिथिला को ढूंढने निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो वहां पर आ जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है मिथिला, जो तुम सही सलामत आ गई हो। बहुत मुश्किल से आई हूं मैं, वरना आज तो मैं भटक ही जाती। लेकिन ये सब इस बेवकूफ अनुष्का के कारण हुआ है। सेल देखी नहीं कि पागल हो गई और सब कुछ छोड़कर चली गई अंदर। मैं बाहर कुछ सामान देख रही थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये कौन सी दुकान में घुसी है, और वहां पर तो हर दुकान में कितनी भीड़ लगी थी। ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? अरे आपको भी थोड़ी अक्ल होनी चाहिए ना। आप मेरे लिए वहां पर क्यों नहीं रुकी? आखिर आप हिली क्यों वहां से? तू तो अब चुप ही हो जा, मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आया है। रजत, तेरी बीवी को कह दे, आजकल ये कुछ ज्यादा ही करने लगी है। अरे माँ, आज आकर आप अनुष्का पर राशन पानी लेकर क्यों चढ़ जाती हो? ये बेचारी तो आपको ढूंढ भी रही थी ना, लेकिन आप ही उसे कहीं नहीं मिली। अब आप कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो आपका इतना ध्यान रखा जाए। रजत, अपनी माँ से तमीज से बात कर। लेकिन पापा। बस रजत और अनुष्का बहू, अपनी जुबान और फालतू की हरकतों पर जरा लगाम लगाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सास से इज्जत से बात करो। वो तुम्हारी सहेली या पड़ोसन नहीं है, समझी कि नहीं? ठीक है पापा जी। फिर एक सुबह जब घर पर पड़ोसन ईश्वरी आती है, तभी अरे बस अनुष्का बेटा, सुबह सुबह इतना सारा नाश्ता नहीं खाया जाएगा। मैं तो बस ये टोस्ट ही खा लेती हूँ। ठीक है काकी जी, वैसे मैंने आज सुबह उपमा भी बनाया है, वो भी दूँ आपको? बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे नहीं बेटी, ये टोस्ट ही बहुत है, तुम बैठो ना। जी काकी जी। और बता ईश्वरी, आजकल बहुत सच संवर कर निकलती है तू, आखिर क्या बात है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मिथिला, अब कभी कभार सच लेती हूँ। अरे माँ जी, ईश्वरी काकी से आपको भी कुछ सीखना चाहिए। इनकी और आपकी उम्र एक बराबर ही है, लेकिन उसके बाद भी ये कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती है, वॉक करने जाती है और एकदम सही से रहती है। और आप देखो,
वही पुरानी साड़ी पहनकर दिन भर बस घर में डेरा जमा कर बैठती हो क्या? और नहीं तो क्या माँ जी, एक जगह पर बैठने से एक दिन आप गुब्बारे जैसी हो जाओगी। ए अनुष्का, सुबह सुबह जब तू घोड़े बेचकर सोई होती है ना, तब मैं बाहर जाकर वॉक करके भी आती हूँ और मेरे हिसाब से मेरा शरीर एकदम तंदुरुस्त है। और ये जो तू कुछ बोल रही है ना, वो सब अपने जीवन में लागू कर, तो उसमें तेरी ही भलाई होगी। हाँ अनुष्का, मिथिला तो हर रोज आती है पार्क में वॉक करने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इस तरह से अनुष्का की बोलती बंद पड़ जाती है। वही मिथिला को अनुष्का की बात अच्छी नहीं लगती और ईश्वरी के जाने के बाद एक मौका नहीं छोड़ती ये मेरी बेइज्जती करने का। पता नहीं बहू है या दुश्मन। काश मुझे एक ऐसी बहू मिली होती जो मुझे प्यार और सम्मान देती, लेकिन यहाँ तो मेरे भाग ही फूटे हैं। ऐसे ही एक दिन जब मिथिला और चंदन दोनों मंदिर जाते हैं, तब वहां पर वो दोनों गर्व को एक लड़की के साथ देख लेते हैं। अरे बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये लड़की कौन है? अरे माँ आप, वो माँ, ये बानी है। ये मेरी अच्छी सहेली है। हम बस ऐसे ही एक दूसरे को मिले और मंदिर आ गए दर्शन के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम दोनों क्लब डिस्को में जाने की उम्र में यहाँ मंदिर में आकर भगवान जी के दर्शन कर रहे हो। बहुत खूब बच्चों। लेकिन बेटा, तेरे सारे दोस्त तो घर आकर गए हैं, लेकिन तूने बानी को कभी घर बुलाया ही नहीं। ऐसा क्यों भला? वो पापा, दरअसल अंकल, गर्ग मुझे हर बार बुलाता है, लेकिन मैं ही हर बार उसे मना कर देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ जाता है ना, इसीलिए। हाँ पापा, बानी ने सही कहा। घर ऐसा ही है, तो अभी चलो ना। चलो, दर्शन करके अब घर जाकर हमें भी खाना खाना है, तो आज हम सब साथ मिलकर ही खाना खाएंगे। लेकिन अंकल, दरअसल आज मेरा व्रत है, तो मैं घर जाकर ही कुछ खा लूंगी जो व्रत में खाया जाता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा और मिथिला का भी व्रत है, इसलिए घर पर व्रत का खाना तो पहले से ही बना हुआ है। अच्छा, वैसे ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम व्रत भी रखती हो, वरना आजकल के नौजवान बच्चे बस हर 2 घंटे में बाहर का खाना ही खाते रहते हैं। भूख तो उनसे बर्दाश्त भी नहीं होती। चलो, अब घर जाकर खाना खाते हैं। दरअसल बानी और गर्ग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने घर वालों को ये बात नहीं बताई होती। फिर बानी उनके साथ घर चली जाती है। तभी बानी को देखकर अनुष्का एकदम चकित रह जाती है। ये किसके कदम चले आ रहे हैं मेरे ससुराल में? नमस्ते भाभी, मैं बानी हूँ। मैं और गर्ग काफी अच्छे दोस्त हैं। क्या बात है? नमस्ते नमस्ते। अनुष्का, जाओ बेटा, जल्दी से सबके लिए खाना परोसो। और हाँ, व्रत के खाने के लिए आज तुमने जो भी बनाया है वही बानी को भी देना, क्योंकि आज उसका भी व्रत है। अच्छा ठीक है। अरे अनुष्का भाभी, आप ये सब अकेली कैसे करोगी? मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। रुकिए। अरे नहीं बानी बेटा, मेहमान भगवान का स्वरूप होते हैं और तुमसे हम काम कैसे करा सकते हैं? ये क्या बोल रही है तेरी दोस्त बेटा? अरे रहने दो ना बानी, भाभी कर लेगी, वो तो हर रोज ही करती है। अरे बैठ जाओ बेटा, हमें पता है कि तुम बहुत अच्छे से काम कर लेती हो, लेकिन अभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग भी ना, सच में बानी के आने के कारण अनुष्का को बहुत गुस्सा आने लगता है। ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी भी ना एक ही मुलाकात में इस लड़की के प्रति कितना प्यार जताने लगे हैं। जो भी हो, लड़की तो बड़ी ही गुणी और संस्कारी लग रही है, लेकिन कहीं इसका और घर का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। मुझे इसका पता लगाना होगा। चंदन और मिथिला को बानी बहुत पसंद आती है और वो दोनों अब उसे अक्सर घर पर बुलाया करते हैं।
फिर एक दिन, आंटी, ये तेल मैं खास आपके लिए लाई हूँ। मेरी नानी माँ बनाती है ये तेल। अब इससे मैं आपकी मालिश करूंगी। गर्ग मुझे फोन पर बता रहा था कि आपके घुटनों में 2 दिनों से बेहद दर्द हो रहा है, जिसके चलते आपको काफी परेशानी भी हो रही है। हाँ बेटा, बात तो सच है, लेकिन मैं तुझसे मालिश नहीं करवा सकती। अब ये क्या भला बात हुई? एक तरफ से तो आप ये कहती हो कि ये तुम्हारा भी घर है और तुम हमारी अपनी ही हो, और दूसरी तरफ से आप ये कहती हो कि मैं आपकी मालिश नहीं कर सकती। अब ऐसे कैसे चलेगा आंटी? इस तरह से बानी मिथिला के घुटनों की मालिश करके ही रहती है, और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बानी गव के माता पिता का दिल जीतती जाती है। फिर एक दिन, आज तो घर पर कोई नहीं है सिवाय देवर जी के। अब जब मैं बाहर चली जाऊंगी तो देवर जी अकेले ही रहेंगे और अपनी चाल चलने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। फिर अनुष्का चुपके से गर्व का फोन लेती है और वो बानी को मैसेज करती है, जल्दी से घर पर आओ, माँ बुला रही है तुम्हें। अब देखना, जब बानी साहिबा ये मैसेज पढ़ेगी तब वो फौरन यहाँ पर चली आएगी, और फिर दोनों जब एक साथ घर में अकेले रहेंगे तब आएगा असली मजा। और यही होता है। बानी वो मैसेज पढ़कर फौरन गर्व के घर पहुंच जाती है, और तब तक अनुष्का भी घर से निकल चुकी होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तुम यहाँ पर? हाँ गर्व, लेकिन तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? तुमने ही तो मुझे मैसेज करके बुलाया है। वही अनुष्का आग में घी डालने के लिए मिथिला को कॉल करती है। हाँ अनुष्का, बोल। अरे माँ जी, ये देवर जी को क्या हो गया है? वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। कब से मैं बेल बजा रही हूँ, और पड़ोसन तो ये बोल रही थी कि उसने किसी लड़की को देखा है अंदर जाते हुए। लगता है देवर जी बानी के साथ है अंदर। मैंने तो उन्हें फोन भी लगाया था, लेकिन उन्होंने तो फोन भी नहीं उठाया। क्या? अगर वो और बानी साथ में है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? और बानी तो हमारे सामने भी मिल सकती है उससे। फिर अकेले में बुलाने की क्या जरूरत थी? अब ये सब मुझे क्या पता माँ जी, आप ही देखिए अपनी सपूत की करतूतें। इस तरह से अनुष्का एक प्रकार से मिथिला को भड़का देती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुबह सुबह बस शोर शराबा चालू हो जाता है इस घर में। चैन से मुझे कोई सोने भी नहीं देता। अरे दीदी, सुबह के 9 बज रहे हैं और हम सब 7 बजे ही उठ जाते हैं। अब आप ही देर से उठती हो तो उसमें आप ही की गलती है। नेहा, तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? भूलो मत, मैं तुम्हारी ननद हूँ। तभी आरोही की नजर अपने पिता जगजीत के हाथ पर जाती है, जिस पर प्लास्टर लगा होता है। अरे ये क्या पापा, आपके हाथ को क्या हुआ है? अरे 2 दिन से इनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और तू अभी ध्यान दे रही है। अरे कैसे ध्यान देगी सुनीता? इसे घूमने फिरने से फुर्सत होगी तब अपने परिवार पर ध्यान देगी ना। हम लोगों से ये 2 मिनट के लिए भी बात नहीं करती, इससे क्या ही उम्मीद रखे अब? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मुझे क्या बस घूमने फिरने के ही काम है क्या? मैं ऑफिस के काम से थक जाती हूँ। मेरे दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, इसीलिए मैं आप सबको ठीक से वक्त नहीं दे पाती। लेकिन बाहर के लोगों के साथ तो देर रात तक वक्त बिताती है। खैर, सुबह सुबह मुझे कोई बहस नहीं करनी है। 2 दिन पहले तेरे पापा गार्डन में पैर फिसल कर गिर गए और उनके हाथ पर सूजन आ गई। क्या? हे भगवान! पापा, अब तो आपकी सूजन कम है कि नहीं? हाँ, अभी थोड़ी राहत है। अरे बेटा, जरा हम लोगों के साथ भी बात किया कर, आया कर, पिया कर, अपने बेटे को बाहर घूमने ले जाया कर। उसे तेरी जरूरत है बेटा। आखिर इस तरह तू अपने में ही क्यों रहती है? अरे माँ, आप फिर शुरू हो गई।
अरे आप लोग यहाँ पर खाली बैठे हो, इसलिए आप लोगों के पास समय ही समय है। लेकिन मेरे पास ऑफिस में ढेर सारा काम होता है। मुझे पैसे कमाने हैं माँ, और अपना करियर सेट करना है। ये रिश्तेदारी वगैरह मैंने बहुत निभा ली, लेकिन अब मुझे अपने आप पर ध्यान देना है माँ। इतना कहकर आरोही वहां से चली जाती है। आरोही अपने बेटे समर के साथ मायके में ही रहती है। कुछ समय पहले उसका और उसके ससुराल वालों का खूब झगड़ा हुआ होता है, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया होता है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। मुझे तो बेचारे समर पर दया आती है। अपने माता पिता की लड़ाई के कारण उसे अपने बचपन में ही ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन इस बेशरम को तो उसके कुछ भी नहीं पड़ी। लेकिन हम अपने नाती को पूरा प्यार देंगे। हाँ सुनीता, तुमने सही कहा। आरोही बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती है और उसके बेटे समर को उसके मायके वाले ही संभालते हैं। एक दिन सुनीता को आरोही की सास का फोन आता है। सुनीता जी, आरोही को बोलिए ना कि यहाँ पर वापस आ जाए। अरे कब तक वहां पर गुस्सा होकर बैठेगी वो? हमारा समर के बगैर दिल नहीं लगता। उसके चले जाने से मानो घर की रौनक ही चली गई है। बरखा जी, मैंने और जगजीत जी ने उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनती। बस यही कहती रहती है कि आप लोग अच्छे नहीं हो, और आप लोगों के बुरे बर्ताव के कारण वो ना तो खुद वहां पर रहेगी और ना ही अपने बेटे को रखेगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुनीता जी। आपको कभी हमारे व्यवहार से ऐसा लगा क्या? उतने में वहां पर आरोही आती है और वो सुनीता को बात करते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि वो फोन उसकी सास का ही है। अरे क्यों परेशान कर रही हो बार बार फोन करके? नहीं आना है मुझे आप लोगों के पास। अब दोबारा यहाँ फोन मत करना। लेकिन बहू, मेरी बात तो सुन ले एक बार। आरोही उनकी कोई बात नहीं सुनती और वो गुस्से में फोन कट कर देती है। आरोही, ये तूने कैसे बात की अपनी सास से? ये कोई तरीका है क्या बात करने का? लेकिन माँ, आप क्यों उठाती हो उस बुढ़िया का फोन? अरे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां मैंने कितना कुछ सहा है। फिर भी आप लोग मुझे समझौता करके वहां वापस जाने के लिए कह रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं और मेरा बेटा बोझ बन गए हैं क्या? अगर है तो बताओ मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लोग खुद से अगर तुझे और समर को बुला रहे हैं, तो तुझे भी उन्हें एक मौका देना चाहिए अपनी गलती सुधारने का। मेरा मतलब ये है कि समर को इस उम्र में अपने परिवार से अलग रखना, ये बात सही नहीं है बेटा। नहीं माँ, मैं उन घटिया लोगों को कोई मौका नहीं देने वाली, और मेरा समर बेटा मेरे पास ही रहेगा। उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बाय माँ। फिर आरोही वहां से चली जाती है। भगवान जी, ये सब मुझे इस उम्र में क्या देखना पड़ रहा है? मेरी बेटी का संसार उजड़ रहा है। कृपा करके इसके जीवन में फिर से खुशियां भर दो। मुझसे तो ये सब देखा ही नहीं जा रहा। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आप ही जानते हो। बस सब कुछ ठीक कर दो। ऐसे ही एक रोज, मम्मा मम्मा, इस शनिवार को स्कूल में पेरेंट टीचर की मीटिंग है। सबके मम्मा पापा आएंगे। पापा तो शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप तो आओगी ना? नहीं समर, मैं इस शनिवार को अपनी सहेलियों के साथ 2 दिन के लिए घूमने जा रही हूँ, इसलिए मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मम्मा। अरे क्या लेकिन मम्मा? तुम्हारी मीटिंग में मामा मामी आएंगे, तुम उनके साथ चले जाना। नेहा रमन, तुम इसके स्कूल में चले जाना। लेकिन दीदी, समर की इच्छा है कि आप उसके साथ जाओ। हर किसी के माता पिता आते हैं, उसे भी तो इच्छा होती होगी ना कि आप वहां पर आओ। हर बार मैं और रमन ही जाते हैं। देखो नेहा, तुम्हें जितना कहा जाता है उतना ही क्यों नहीं करती तुम? बस दादी अम्मा बनकर ज्ञान के मोती बटोरना शुरू कर देती हूँ। आरोही की बातों से समर उदास हो जाता है। फिर आरोही के जाने के बाद, मामी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मम्मा मुझसे अब इतना प्यार नहीं करती।
और वो मुझे पापा से मिलने भी नहीं देती। मुझे दादा दादी की भी बहुत याद आती है मामी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम उदास मत हो, मामी है ना। चलो आज हम दोनों साथ में थिएटर जाएंगे। वो तुम्हारे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर की नई फिल्म आई है ना, वो देखेंगे हम। नहीं मामी, मुझे नहीं देखनी कोई फिल्म। इतना कहकर समर अपने कमरे में चला जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे दीदी के ससुराल वालों में कोई खोट नजर नहीं आती। दीदी के बर्ताव को देखकर मुझे तो वही गलत लगती है, और अगर ससुराल वालों में कोई खोट होती तो समर उनकी बुराई भी करता। वो छोटा बच्चा जरूर है, लेकिन काफी समझदार हो चुका है। नेहा को समर के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन जब आरोही की छुट्टी होती है, तभी नेहा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। अरे आरोही बेटा, आज ना बहू की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आज के काम तू ही कर दे। वैसे भी आज तेरा छुट्टी का दिन है ना, सारे ना सही, लेकिन जो जरूरी काम है बस वही कर दे बेटा। अरे नहीं माँ, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? ना बाबा ना, मैं कोई काम धाम नहीं करने वाली। हफ्ते भर वहां ऑफिस जाकर काम करो और अब यहाँ घर में भी काम करो। नहीं नहीं, मुझसे ये काम वाम नहीं होगा माँ। लेकिन बेटा, अगर तू नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? मेरे भी कमर में बहुत दर्द है, इसीलिए मुझसे ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता। अरे माँ, नेहा बस नखरे कर रही है। हफ्ते भर तक तो वो एकदम ठीक थी, फिर मेरी छुट्टी के दिन ही वो बीमार कैसे पड़ गई। फालतू की नौटंकी है बस, और कुछ नहीं। तभी वहां पर रमन आता है। अरे नहीं दीदी, नेहा की तबीयत सच में खराब है, आप उसके लिए ऐसा मत बोलिए। रमन, छोटा है तो छोटा ही रहे, ज्यादा हद पार करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दिन रात एक करके मैं बाहर काम करके घर में पैसे देती हूँ। नेहा क्या करती है? अब उससे घर के भी काम नहीं हो पा रहे क्या? और क्या फायदा मेरा मायके में रहकर? आप सब में और मेरे ससुराल वालों में कोई फर्क नहीं है। दीदी, आप पैसों की बात ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि जितने पैसे आप देती हो ना, उसमें घर का आधा खर्चा भी नहीं निकलता। आपके पीछे नेहा ही सारे काम करती है, यहाँ तक कि समर को भी वही संभालती है। आपको तो बस ऑफिस का ही काम करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। देख रही हो ना माँ, समझा दो अपने बेटे को, वरना मैं एक लाफा दे दूंगी इसे। बीवी की बहुत साइड लेने लगा है ये। अरे इतना भी उसे सर पर मत चढ़ा, वरना एक दिन तुझ पर ही भारी पड़ेगी वो। और आइंदा से मेरे साथ ये बदतमीजी करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अगली बार मैं ये सब सुनकर नहीं लूंगी। आरोही के इस बर्ताव से सभी घर वाले काफी गुस्सा होने लगते हैं। वो बस अपने पैसों का ही घमंड दिखाती रहती है और हर किसी के साथ बस बुरी तरह ही पेश आती है। फिर एक रोज जब आरोही अपने ऑफिस के कलीग के साथ कैफे में बैठकर कॉफी पी रही होती है, तभी वहां पर विराट भी आता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आरोही? और तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शादीशुदा होने के बाद भी तुम किसी गैर मर्द के साथ कैफे में बैठकर गप्पे लड़ा रही हो। विराट, तुमने अपनी अकल बेच दी है क्या? जगह देखकर बात करो मुझसे। अरे जब मैं तुम्हारे साथ थी तभी तो तुम्हें तुम्हारी बीवी कभी नहीं दिखी, और अब जब मैं दूर हो चुकी हूँ तो अब तुम्हें मेरी याद क्यों आ रही है? देखो आरोही, मैंने तुम्हें कभी अपने आप से दूर किया ही नहीं है। तुम ही समर के साथ घर छोड़कर चली गई, और सारी गलती भी तुम्हारी ही थी, मेरी नहीं। और उसके बाद भी मैं और मम्मी पापा तुम्हें इतना समझा रहे हैं, बुला रहे हैं वापस, फिर भी तुम अपनी अकड़ ही दिखा रही हो। दिखाऊंगी मैं, और दिखाऊंगी, क्योंकि तुम और तुम्हारे मम्मी पापा उसी लायक हो। वो आज के लिए बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर आरोही वहां से निकल जाती है। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस से घर लौटती है, तभी वहां पर विराट को देखकर वो हैरान रह जाती है। समर बेटा, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए यह क्रिकेट सेट लाया है। तुम्हें बहुत दिनों से चाहिए था ना? तुम्हारे मामा मामी ने बताया
कि तुमने बहुत अच्छे नंबर्स लाए हैं एग्जाम में। बहुत खूब बेटा, ऐसी ही तरक्की करो। शुक्रिया पापा, मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने भी बेटा। विराट, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? और आप लोगों ने इसे घर के अंदर कैसे आने दिया? आरोही, ये किस तरह से बात कर रही है तू? समर है तेरे सामने, इसके बारे में तो कुछ सोच ले। समर बेटा, अपने कमरे में जा। पर मम्मा, मुझे पापा के साथ बात करनी है। मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? ओके मम्मा। समर डर कर अंदर चला जाता है। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली हूँ और ना ही मेरा बेटा आने वाला है। इसीलिए तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। और खबरदार, जो मेरे बेटे को फिर से मिलने आए तो। देखो आरोही, समर मेरा भी बेटा है और उससे मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गई ना? ये मेरा ससुराल है और यहाँ पर मेरे सास ससुर रहते हैं। तुम्हें रिश्तों की इज्जत करना नहीं आता, लेकिन मुझे अच्छी तरह से आता है। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। अगर तुम रिश्तों की इज्जत करना जानते ना, तो आज मैं और समर यहाँ होते ही नहीं। आ रही बेटा, जाने दो ना, अब क्यों खामखा बहस कर रही हो? अपने बच्चे के लिए गुस्से को थूक दे बेटा। और ऐसी क्या बात हुई है जो तू अपने ससुराल वालों से इतनी नफरत करती है? हाँ बेटा, चली जाना वापस ससुराल। अपनी घर गृहस्थी को ऐसे मत उजाड़ बेटा। आप दोनों को क्या लगता है माँ पापा कि मुझे ये सब करते हुए बहुत खुशी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि वो घर मेरा है ही नहीं। वो लोग मेरे अपने नहीं हैं। देखो विराट, चले जाओ यहाँ से। पहले ही तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, अब और दुख मत दो मुझे। ठीक है आरोही, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने बेटे से मिलने वापस जरूर आऊंगा और इसके लिए तुम मुझे नहीं रोक सकती। इतना कहकर विराट वहां से चला जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें